नवीनतम नाट्य प्रस्तुति खिलौनों की बारात को सद्य दिवंगत रंगकर्मी साथी आनंद प्रहलाद की स्मृति को समर्पित कर रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रंगकर्मी आनंद प्रहलाद का विगत 29 जुलाई को कैंसर के प्रकोप से निधन हो गया था। आनंद प्रहलाद बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में अपने जीवन, जिद और संकल्प शक्ति से अच्छे रंगकर्म को जानने, समझने और समझाने के लिए विचारशील और प्रयोगधर्मी काम कर रहे थे। इधर 4-5 वर्षों में उन्होंने आशा और संभावनाओं से भरपूर रंगकर्म का प्रस्तुतिकरण किया था। वे रंगकर्म के ऊंचे शिखरों की तलाश में लगे थे। अचानक इस दुनिया में इस तलाश को रोककर दूसरी दुनिया के लिए कूच कर गए। लखनऊ सहित पूरे भारत के रंगकर्मी इस हृदय विदारक घटना से शोक संतप्त हैं। निसर्ग लखनऊ रंगमंच सहित देश के सभी रंगकर्मियों की ओर से खिलौनों की बारात नाटक के द्वारा आनंद को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। आज का नाटक खिलौनों की बारात भी जीवन के मूल्यों, संवेदनाओं और आदर्शों की बात करता है। बहुत कम ऐसा होता है कि नाटक का लेखक भी उसके पहले मंचन में उपस्थित हो। हमारे लिए ये बड़े सौभाग्य और गौरव की बात है कि खिलौनों की बारात के लेखक मोहम्मद असलम खान हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। एक खास बात और, खिलौनों की बारात खुद लेखक के प्राइमरी स्कूल के दिनों में संगीत अध्यापिका से मिले माता समान स्नेह की मधुर स्मृति है। आप सभी से विनम्र, मधुर और गंभीर अनुरोध है कि नाटक की विषय वस्तु भी बड़ी मधुर और गंभीर है। कृपया अपने मोबाइल को स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर रख दें ताकि नाटक की गंभीरता बनी रहे। नाटक आपका आभारी रहेगा। तो प्रस्तुत है नाटक खिलौनों की बारात। लेखक मोहम्मद असलम खान, परिकल्पना एवं निर्देशन ललित सिंह पोखरिया। नाटक की अवधि लगभग 1 घंटा 45 मिनट है। प्रस्तुत है नाटक खिलौनों की बारात। नमस्कार। तरक्की के इस दौर में जिंदगी से वो सब चीजें हटती जा रही हैं, या यूं कहिए कि हटाई जा रही हैं, जिनकी वजह से जिंदगी बनती है, जिनकी वजह से हम इंसान कहलाते हैं। दरअसल इंसान होना अब हमारी अहमियत रही ही नहीं। अहमियत इस बात की हो गई है कि कैसे भी हो, पैसा हो, शोहरत हो, ऐशो आराम हो, बस एक चीज ना हो, क्या हमारी जिंदगी में दूसरों की दखलंदाजी ना। भाई मेरी जिंदगी मेरी है, मैं अपने बारे में अच्छा बुरा सब समझता हूँ। मेरे लिए क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे मालूम है। मेरे बारे में कोई भी फैसला लेने वाले आप कौन होते हैं? बस यही वजह है कि समाज टूट रहा है, परिवार टूट रहा है और रिश्तों के वजूद पर कभी ना भरने वाले घाव बनते जा रहे हैं। कुछ लोग इन घावों को झेल रहे हैं और लगातार इन्हें भरने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे संगीत का दिव्य आनंद उठा रही
श्रीमती मधुमिता मेहता जी, स्वर्गीय जज सुमित वर्मा जी की बेटी मधुमिता जी केंद्रीय विद्यालय में म्यूजिक टीचर थी, अब रिटायर हो गई हैं। पति अरविंद मेहता जी का देहांत हो चुका है। परिवार में बेटा है, बहू है, जुड़वा पोता पोती है। तो ये मैंने आपको एक मोटा मोटा परिचय दे दिया। अब अगर कहीं जरूरत पड़ी तो मैं नाटक और आपके दरमियान फिर हाजिर हो
दिल्ली तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेगी। लेकिन बुआ जी, हम भैया भाभी को नहीं बताएंगे कि हम आपसे मिलने आए हैं। अरे हम तो उनसे कह देंगे कि गरीब मुरारी को दिखा दो दिल्ली का नजारा, जिंदगी भर एहसान मानेगा ये मुरारी तुम्हारा। मुरारी अंकल, पीछे क्या देख रहे हैं? वहाँ कोई नहीं है। आपसे ही तो कहा है नमस्ते। मैं किसी का अंकल वंकल नहीं हूँ। सॉरी। मैं तो सिर्फ संजू और अंजू का चाचा हूँ। नमस्ते पूजनीय मुरारी चाचा जी। सीधे रहो प्यारे भतीजा भतीजी जी, और इसी बात पर खाओ ताजा 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 गुड़। अभी बनाया है क्या? नहीं तो खाजा कैसे हो गया? बेटा, गुड़ 1 साल तक ताजा ही रहता है। और उसके बाद? उसके बाद वो गुड़ ताजा हो जाता है जो उस साल बनता है। अरे गफोड़ी, तुझे कुछ भूख भी लगी है या सूखी गप्पों से ही पेट भरता रहेगा? नहीं बुआ जी, गाड़ी से उतरते ही प्लेटफॉर्म पर छक्कर खाया, उसके बाद आया हूँ। प्लेटफॉर्म पर क्यों खाया? अरे क्या करता बुआ जी, रिजर्वेशन ही नहीं मिला। आखिरी डिब्बे में बैठने की जगह मिली, और जब भी गाड़ी रुकती तो हमारा डिब्बा प्लेटफॉर्म से 50 कोस दूर। चाय वाला तक नसीब नहीं हुआ। भाई इसकी शिकायत मैं रेल मंत्रालय में करूंगा। चाचा जी, हाँ? आप मेरे साथ चलना। मैं रोज रेल मंत्रालय के सामने से स्कूल जाता हूँ। लेकिन अंकल, सॉरी चाचा जी, इसमें शिकायत क्या करनी होगी? यही कि रेलगाड़ी में कोई आखिरी डिब्बा न लगाया जाए, और अगर लगाने की जरूरत पड़े तो आखिरी डिब्बा बीच में लगाया जाए। तू अपनी बकवास बंद कर। मेरे कहने का मतलब था, जब नहीं आ रहा था तो स्टेशन से क्यों खा के आया? अरे बुआ जी, भैया भौजी दोनों नौकरी करते हैं। अब दोपहर बाद 3 बजे अगर मैं अपनी प्यारी प्यारी बुआ जी को किचन में भेज देता तो गप्पे किससे लड़ाता? अब तू मुझको माफ कर, मैं हार गई कुछ गप्पी से। दादी, मुझे लग रहा खिलौनों वाली कहानी आज फिर नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि दादी, आज आपके बहुत बड़े वाले गप्पी खिलौने जो आ गए हैं। तो दादी, हम जाके थोड़ा खेल लेते हैं। आज मेरी टीम का बैटिंग टर्न है, सोच रहा हूँ जीता। दादी, मैं भी अपना बास्केटबॉल खेला, यहाँ बैठकर क्या करूँगी? बोलने का मौका तो कोई देगा नहीं। शैतान! जब मेरा दिया होमवर्क तो कंप्लीट है ना? अरे अब टाइम से घर लौट आना। जी दादी। बड़े प्यारे बच्चे हैं बुआ जी, आपका खूब दिन बहलता होगा। हाँ, बस 1-2 साल और बहल पाएगा। क्यों? इनमें से एक को डॉक्टर बनाया जाना है, दूसरे को इंजीनियर। ये तो बाहर चले जाएंगे अपनी पढ़ाई के लिए। हाँ, सो तो है बुआ जी। बेटा मुरारी, हाँ। आज भी मेरा इन दोनों के साथ जुड़ाव इस घर में बर्दाश्त नहीं। फिर मेरे पास क्या रह जाए? केवल मेरे खिलौनों की बारात। बुआ जी, पापा बताते हैं कि आपको बचपन से खिलौनों को बहुत शौक था। भाई पापा आपके खिलौने छुपा देते थे, दवा खूब रोती थी, और फिर दादाजी आपको नए खिलौने ला कर देते थे। हाँ, और बाद में भाई साहब छिपाए खिलौने भी लौटा देते थे। बुआ, फौजी का व्यवहार बदला नहीं? बेटा, इंसान का व्यवहार उसकी सोच और सपने तय करते हैं। फर्ज और जिम्मेदारियों पर भी उन्हीं सोच और सपनों का कब्जा हो जाता है। तो बुआ जी, मैं हाथ धो लेता। अरे पगले, तेरी बुआ तो अकल से भी बुढ़ा गई, तुझे पानी तक ना पूछा। अरे बैठिए बुआ जी, प्यास लगी होती तो मैं खुद ना मार लेता। फौजी फौजी फौजी, प्रणाम फौजी। रहोगे दवाई की दवाई, भाभी नहीं कह सकते क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि हमारी भाभी तो लेक्चरर नहीं है, और तब तो भाभी नहीं, भाभी श्री बनता है। प्रणाम भाभी श्री। आयुष्मान भव। अब कुर्सी पर ही बैठ जाओ। जो आज्ञा भाभी श्री। कब आए? बस आ ही रहा हूँ। अचानक कैसे आ रहे? कुछ नहीं, बस बुआ जी की याद खींच लाई। झूठा कहीं का। धीरज ने दिल्ली घुमाने को कहा था, इसीलिए आया है। दिल्ली घुमाने को कहा था? हाँ, यहाँ अपने ऑफिस का काम निपटाने का समय नहीं उनके पास, तुमको घुमाने के लिए बुला लिया। अरे भाभी, उन्होंने ये थोड़ी कहा था
अपना काम धंधा छोड़कर मेरे साथ घूमेंगे। वो तो मुझे सवेरे लिखकर दे देंगे कि आज यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से वहाँ चले जाना और वहाँ से सीधे घर आ जाना। बस इस तरह 3-4 महीने में मैं दिल्ली घूम लूंगा। ओहो, तो तुम पूरे 3-4 महीने के लिए आए हो? अब और क्या भाई, रोजाना नैनी से अप डाउन करके दिल्ली तो घूमा नहीं जा सकता। नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तुम तो जानते हो हम दोनों सर्विस करते हैं। नाश्ता भी कभी कभार घर पर हो पाता है, लंच बाहर ही होता है, बस डिनर ही ठीक ठाक हो पाता है घर पर। तुम क्यों चिंता करती हो? ब्रेकफास्ट में करना ही क्या होता है, अब ब्रेड में जैम या बटर ही तो लगाना है। और रही बात लंच की, तो अंजू संजू के साथ मैं मुरारी का भी बना दिया करूंगी। अरे ये अंजू संजू कहाँ है? खेलने गए हैं बाहर, अब फिर भी गए। हाथ जब तक उन्हें खेलने भेज देती है, ऐसे क्लियर कर पाएंगे ये मेडिकल और इंजीनियरिंग। पढ़ाई की तरफ से ध्यान हटता जा रहा है उनका। अरे बेटा, पढ़ाई लिखाई भी करते ही हैं, अब मैं बीच बीच में चेक करती रहती हूँ। कोई फायदा नहीं होता आपके चेक करने से माँ। आपके लाड प्यार ने दोनों को लापरवाह कर दिया है। आप उनको अपने से दूर ही रखा करिए, वरना करियर चौपट हो जाएगा उनका। अरे भैया, बस आई रहा हूँ। बैठो। मामा जी कैसे? दुनिया से एकदम अलग। क्या मतलब? मतलब ये कि आज जहाँ दुनिया वाले भरी जवानी में खटिया लिए पड़े हैं, हमारे पिताजी 70 साल की उम्र में कुएं से खुद बाल्टी निकाल कर खींचते हैं। भाई नाना जी भले जज थे, लेकिन मामा जी को खेती से प्यार रहा। मोटा अनाज खाए और दूध घी की कमी नहीं हुई, और डॉक्टरों से तो हमेशा दूर ही रहे। और शहर में जिस घर में डॉक्टर ना जाता हो, वो घर ही नहीं। तभी कहूँ कि रास्ते में दवाइयों की दुकान में इतनी भीड़ क्यों थी? अरे भैया मुरारी, हाँ। बीमारी की मूल जड़ तो हमारे काबिल डॉक्टर और दवा कंपनियां हैं। बस इसी तरीके से बीमार और बीमारी को अपनी तरफ खींच रहे, लेकिन इलाज कुछ नहीं हो पाता। तब तो भैया मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। क्यों? क्या पता यहाँ के डॉक्टर और बीमारियां मुझे भी खींच रहे हैं। जब देखो दादी के साथ गप्पे लड़ाना या खेलना कूदना, ऐसे क्लियर कर पाओगे मेडिकल इंजीनियरिंग? जानते हो ना, कपड़े धोने का बिल्कुल समय नहीं मेरे पास। हर मशीन तो खाली पड़े पड़े रंग खा रही है। तुम्हारे पापा की सैलरी से तुम कितने खर्चे नहीं निकल पाते। डिनर हो गया? जी। तो जाओ पढ़ो जाकर। And listen, don't go to bed before 12, okay? अब सोने भी नहीं दिया जाएगा चैन से। पता नहीं कौन से कॉन्सर्ट की तैयारी चल रही है। आज 7 बजे उठकर कॉलेज जाना पड़ा है। कॉलेज के चक्कर में जिम का टाइम भी शाम को शिफ्ट करना पड़ा। दिल्ली जैसे शहर में किसी मेहमान को कितने दिन रुकना चाहिए?
क्या मतलब? मतलब मुरारी पूरे 3 महीने के लिए आया है। हो तुम बिल्कुल जानती तो वो बात में मजाक करता है। मजाक नहीं कर रहा था, मैंने खुद सुना था जब हम नैनी गए थे। तुमने बुलाया है उसे यहाँ। यार कुछ बातें केवल बोलने के लिए बोली जाती है और अगला भी समझ रहा होता है कि सिर्फ कहने के लिए कहा जा रहा है। और फिर मुरारी जैसा आदमी ये बातें खूब समझता है। वैसे भी वो यहाँ 2-3 दिन से ज्यादा रुक नहीं पाएगा तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से बहुत अच्छा होगा अगर 3-4 दिन में चला जाए यहाँ से। तो ऐसे कह रही तो ऐसे घर में कोई आफत आ गई? अगर 3-4 दिन में नहीं गया ना तो आफत आ ही जाएगी। मतलब जैसे तुमको समझते ही नहीं। माँ हमारे बारे में जहाँ तहाँ कितना कुछ बोलती रहती है। आए दिन अग्रवाल आंटी क्या न जाने क्या क्या बकती है। बस वही सब मुरारी को बताएंगे, पूरे खानदान में चर्चे हो जाएंगे। चर्चे तो वैसे भी हो ही रहे होंगे मामा या मुरारी जी को। माँ हमारे तुम्हारे व्यवहार का पता नहीं होता? क्या व्यवहार है मेरा? हम तुम्हारी तुम जानो, पर मैं 60s की बहू नहीं हूँ। टाइम बदल चुका है। मुझे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने और सोचने का पूरा हक है। सबको है किरण, लेकिन घर के बड़े बूढ़े बच्चों पर अपना हक समझते हैं, जज्बाती होते हैं। लेकिन बच्चों पर अपनी सोच नहीं थोपी जाती, उन्हें पुरानी ऑब्सोलीट वैल्यूज नहीं पढ़ाई जाती। ऐसा क्या पढ़ाती है मम्मी? और किसको पढ़ाती है? बच्चों को पढ़ाती है, मुझे पढ़ाती है। अरे तो तुम मत पढ़ा करो ना यार। मैं क्यों पढ़ने लगी? मुझे बस डर इस बात का है कि वो बच्चों को अपनी सोच में ग्रैब कर रही है, इमोशनली ग्रैब कर रही है। बच्चे मुझसे दूर होते जा रहे हैं। किरण थोड़ी कड़वी बात कह रहा हूँ। जिस माँ के बच्चे घर में उससे दूर हो रहे हो ना, उस माँ को एक बार अपने दिल में भी देख लेना चाहिए। क्या है मेरे दिल में? क्या मैं अपने बच्चों की दुश्मन हूँ? केवल दुश्मनी होने ना होने से अच्छाई बुराई नहीं हो जाती किरण। और भी बातें होती है इंसान के भीतर जो उसे अच्छा या बुरा बनाती हैं। हाँ होती है, और ये केवल माँ के अंदर नहीं बाप के अंदर भी होती है। तुम बताओ, क्या तुम में एक भी ऐसी बात है जो तुम्हें एक अच्छा बाप बनाती हो? नहीं ना? लेकिन मेरे अंदर जो कुछ भी बुरा है वो तुम्हारी वजह से है। मैं तो बुरा हूँ ही, मैं तो बुरा हूँ ही। और मेरे भीतर जो कुछ भी बुरा है ना, उसमें तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन है। इन बहुत सी गलत बातों के पीछे तुम भी तो हो। तुम्हारी जगह कोई और होती तो मुझे वो गलतियां अदा करनी पड़ती जो मैंने की। अपनी गलतियों का ठीकरा मेरे से मत बोलो। मेरी जगह कोई और होती तो कब का छोड़ छाड़ के मैं मायने चली जाती। तुम खाते रहते दर्द की ठोकरें। देखो किरण, मुझे नींद आ रही है, इस समय मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता। सुबह बात करूंगा। हाँ सुबह बात करूंगा। तुम्हारे उठने से पहले मैं कॉलेज चली जाती हूँ। बात क्या करोगे तुम? तो सुनो अभी। बच्चे तुमसे इसलिए दूर हो रहे हैं कि तुम खुद उनसे दूर हो रही हो। खुद लेक्चरार होते हुए भी तुम बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें जिम से फुर्सत नहीं है, ब्यूटी पार्लर से फुर्सत नहीं है, पुराने ऑफिस के पुलिस के साथ पार्टीबाजी से फुर्सत नहीं है। तो क्या हम पाप करती है? हायर सोसाइटी में सभी ऐसा करती हैं, और मैं हायर सोसाइटी डिजर्व करती हूँ। मेरे साथ एडवांस फैमिली की औरतें और लड़कियां लेक्चरार हैं, उनके साथ भी कोऑप करना पड़ता है। और मैं किसी ओल्ड फैशन स्कूल की म्यूजिक मास्टर नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। एडवांस होने के लिए हमने अपने पापा बेले किया, और मैं सिर्फ बच्चों की बात कर रहा हूँ। याद करो, आज से 5 साल पहले तुमने प्राइवेट कंपनी की जॉब इसलिए छोड़ी थी कि तुम बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पा रही हो। टीचिंग जॉब में तुम बच्चों के लिए समय निकाल पाओगी। अब कहाँ जा रहा है वो समय? ये बताओ, बच्चों की देखरेख और परवरिश केवल माँ की जिम्मेदारी होती है, बाप की नहीं? होती, बिल्कुल होती है। लेकिन मुझे 2-3 जगह प्राइवेट काम करना पड़ता है। महीने में एक बार ही तो मैं समय से घर आ पाता हूँ। ये सब तुम्हारे कर्तव्य का नतीजा है। शराब और जुए की लत पानी थी ना? तुम भी तो पार्टी में शराब पीती हो। लोग एंटरटेनमेंट के लिए पीती है, खुद को बर्बाद नहीं करती। तुमने तो शराब और जुए की ऐसी लत पाली कि घर में एक पैसा आना बंद हो गया है। इससे कवर किया, जेल हो रही थी। अगर ये सारी बातें माँ को पता चल जाए तो हार्ट अटैक आ जाएगा उन्हें। बता दो। अब माँ को इसे बताने की क्या जरूरत है? और इन सब के लिए अकेला मैं ही गुनहगार नहीं हूँ। हायर सोसाइटी से कोऑप करने के
तुम्हारे फैसले की वजह से भटका मैं जुए की अंधी गली में। मैं समझाता रहा किरण थोड़ा सब्र रख लो, धीरे धीरे सब हो जाएगा, लेकिन नहीं। घर में अलग अलग कार होनी चाहिए, पॉश इलाके में आलिशान मकान होना चाहिए, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होनी चाहिए। होना चाहिए चाचा जल्द से जल्द डॉक्टर और इंजीनियर बनाना है, मगर क्या करूं? बच्चे मुझसे दूर किए जा रहे हैं।
देखा चाचा जी, आजकल के बच्चे चीने सोते हैं। अच्छा, तो ये बताओ एक ढैया कितना होता है? क्या? 2 ढैया कितना होता है? ये क्या बोल रहे हैं? ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं आप? 1 ढैया ढैया, 2 ढैया 5, 3 ढैया 7.5, 4 ढैया 10। बस बस बस, समझ में आया? नहीं आया। अरे बेटा, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। भैया माने 2.5। जब 1 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 2.5। और 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 5। बस इसी तरह 10 तक करते जाओ। बिना मतलब के क्यों करते जाएं? जब जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे। वाह वाह वाह, खुश हो गए चाचा मुरारी। यह जीनियस बच्चों की समझदारी। थैंक यू चाचा जी। दादी, अब खिलौनों की बारात की किस्सा सुना दीजिए ना। हाँ दादी, अब सुनाइए ना खिलौनों की बारात की कहानी। बाद में मम्मी आ जाएंगी तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ बुआ, सुना दी। मुझे भी ये कहानी पूरी तरह नहीं मालूम। खिलौनों की बारात कोई किस्सा नहीं है, ये मेरे जीवन का अनुभव है। मेरा हमेशा से ये मानना था कि बच्चे, बड़े, बूढ़े सब भगवान के बनाए खिलौने होते हैं। मैं अपने म्यूजिक रूम में बैठे हर बच्चे को खिलौना ही मानती थी। आज भी वो सब मेरे जहन में खिलौनों की तरह मौजूद है। सुबह 10 बजे जब मैं अपने म्यूजिक रूम में अकेली खामोश बैठी होती थी तो सीमा, सुमेश, सुभाष, कल्पना, अश्वाक और भी तमाम बच्चे चहकते हुए मेरे म्यूजिक रूम में आते थे। मुझे लगता मानो खिलौनों की बारात ही चली आई हो। एक बार अश्वाक ने म्यूजिक रूम की दीवार पर लिख दिया, खिलौने खिलौनों को देखकर खुश होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मैंने भी यही पूछा था अश्वाक से। बोला, मैम आप भी तो कहती हैं ना बच्चे, बड़े, बूढ़े सब भगवान के बनाए खिलौने होते हैं, तो इसका मतलब आप भी खिलौना हुए और हम सब भी खिलौने हुए। तो हमारे म्यूजिक रूम के अंदर आने पर आपके चेहरे की खुशी को देखकर ही लिख दिया, खिलौने खिलौनों को देखकर खुश होते हैं। दादी, आपको अश्वाक की बातें बहुत याद है ना? बड़ा प्यारा बच्चा था अश्वाक, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। हजारों की भीड़ में आज भी पहचान लूंगी उसे। बुआ जी, आप म्यूजिक टीचर क्यों बनी? बड़ा अच्छा सवाल किया। बताती हूँ। देखो, संगीत में तो मेरा बचपन से ही रुझान था। एक बार पिताजी ने अखबार में म्यूजिक टीचर की वांट के बारे में बताया। कहा, चाहो तो ज्वाइन कर लो, खिलौनों से तुम्हें लगाव है ही, वहाँ तुम्हें बच्चों के रूप में सच के खिलौने मिल जाएंगे। मेरे लिए तो बेटा ये एक पल दो घाट वाली बात थी। मैंने तुरंत अप्लाई कर दिया, क्योंकि मुझे तो म्यूजिक भी मिल रहा था और बच्चे भी मिल रहे थे। बस मैं म्यूजिक टीचर बन गई। रिटायरमेंट के बाद मेरे बच्चे मुझसे सदा के लिए बिछड़ गए। उन्हीं की
उसकी याद में सजा रखी है ये खिलौनों की बारात। इन्हें देखती हूँ तो मैं खुद को उसी दौर में पाती हूँ, मगर तुम दोनों मुझे उनके सच होने का एहसास कराते हो। पर तुम भी तो चले जाओगे बाहर अपनी पढ़ाई के लिए मुझे छोड़कर। पर एक बात जो मैं हमेशा तुम लोगों को सिखाती हूँ उसे कभी ना भूलना। जीवन में धनवान बनो या ना बनो, इंसान जरूर बने रहना। क्या बात है? माँ भी बहुत नाराज है। क्यों? तुम्हारे इस कदम से उनको गहरा शौक लगा है। क्या ये केवल मेरा कदम था? तुम भी तो यही चाहते थे ना? समझ में नहीं आ रहा मैं उन्हें कैसे समझाऊं। मेरी किसी बात पर कोई असर नहीं पड़ रहा। वो अब तुमसे बात करने आ रही। मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। किरण, आपसे एक बात पूछ लेना चाहिए था। कैसी बात करते हो? 38 साल की एज में मुझे इस मामले में किसी से पूछने की जरूरत थी क्या? पहले से दो इतने बड़े बच्चे हैं, पर सिर्फ तीसरे को जन्म देना है या नहीं इसका फैसला केवल मैं कर सकती हूँ। उसका दिल करने में क्या हर्ष था? वो माँ है। मैं भी बच्ची नहीं, 17 साल के 2 जुड़वा बच्चों की माँ हूँ। फैसला तुम्हारा भी तो था, तुमने क्यों नहीं पूछा माँ से? क्या मैंने मना किया था? मुझे क्या मालूम था कि माँ इतना नाराज हो जाएगी। माँ नहीं। बहू, कैसी तबीयत है? ठीक है बेटा, अब तो जो हो गया हो गया। मैं तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। तुम लोगों ने कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। माँ प्लीज, आपने मना भी किया होता तो भी हमें ये कदम उठाना ही था। पहले से 2 इतने बड़े बच्चे हैं, उसके ऊपर ये तीसरे को जन्म देने का क्या तुम बनता था? चलो, मुझसे नहीं पूछा कोई बात, कम से कम अपनी आत्मा से ही पूछ लिया। तब तुम लोग ये काम न कर पाते। पूछ लिया था आत्मा से, झूठ नहीं पूछा गया आत्मा से। पूछा गया होता तो ये पाप न होता मेरे घर में। इतने वर्षों तक सब ठीक रहा, मगर जब जीव उधर में आ ही गया था तो उसकी हत्या क्यों की गई? बहू, माँ प्लीज थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचिए। क्या मैं अकेली ऐसी औरत हूँ जिसने ये कदम उठाया? आप तो टीचर रह चुकी है ना, फिर आप इतनी नासमझी वाली बातें कैसे कर सकती हैं? किरण, सोच समझ कर बात करो। सोच समझ कर ही बात कर रही हूँ, सही बात कर रही हूँ, इसीलिए कड़वी लग रही है। मैं लोक लाज को ताक पर रखकर इस बच्चे को जन्म दे भी सकती थी, मगर जो हुआ उसके पीछे तुम भी बहुत बड़ा कारण हो। क्या मतलब है बहू तुम्हारी बातों का? मतलब ये कि घर में एक पैसा नहीं है, बच्चों को प्रोफेशनल पढ़ाई करवानी है, कैसे कराएंगे? और ऊपर से एक नए बच्चे का घर में लाना आजकल कितना एक्सपेंसिव होता है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तुम दोनों लोग जॉब करते हो, पैसों की क्या चिंता? और घर का खर्च तो लगभग मेरी पेंशन से चल ही जाता है। सारा पैसा शराब और जुए में उड़ाया है, ऑफिस से गबन किया,
जेल हो रही थी। जमानत कराने में सारा पैसा पानी की तरह बहाना पड़ा और अब 6 महीने से सस्पेंड चल रहे हैं। सब तुम बैठा हुआ क्या? इतना सब हो गया इस घर में और मुझे पता भी नहीं चला। आखिर ये सब क्यों हुआ? ख्वाहिशें, बेलगाम ख्वाहिशें, ज्यादा से ज्यादा ऐशो आराम पा लेने की ख्वाहिशें, हायर सोसाइटी में शुमार होने का फितूर, इन्हीं सब के चलते मैं दलदल में धंसता चला गया मां। ऐशो आराम की ऐसी हवस तेरे भीतर पैदा कैसे हो गई? क्या मैंने या तेरे बाबूजी ने तुझे यही शिक्षा दी थी? और बहू, तुम ये सब जान रही थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इस हवस में इनकी भी हिस्सेदारी है मां, इसलिए नहीं बताया। उस गबन में इनकी भी रजामंदी थी, इसलिए नहीं बताया। मैं तुम्हारी बॉस थी क्या जो तुमने मेरे कहने पर ये किया? इतने ही मॉरल वैल्यूज वाले थे तो ना करते। ये मैंने नहीं सोचा था कभी। ऐसे दुर्भाग्य की कल्पना कहाँ करता है कोई? इसलिए आपका कोई दुर्भाग्य नहीं है माँ। जो झेलना है वो हमें झेलना है। आप हमारे लिए टेंशन ना लें। बहू, इस संसार में कोई इंसान अकेला नहीं जी सकता और वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनकी टेंशन कोई दूसरा लेता। मेरी एक बात याद रखना, जीवन में कोई इंसान बुद्धिमानी और जवानी के गुरूर में कुछ भी कहता है, मगर उसे एक न एक दिन जमीन पर आना ही पड़ता है। मुझे किसी किस्म का कोई गुरूर नहीं है माँ, और आप हमारे लिए टेंशन ना लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। तुम चुप रहोगी अब? मैंने गलत बोला क्या? बात मेरी तबीयत के हाथ जाते शुरू हुई थी और अब कहाँ पहुँची है? मैं मुझे बनाकर घर में खड़ी की जा रही हूँ। ये सिर्फ होती जा रही हो तुम। तो तुम रहो ना पॉजिटिव। बेटे जो हो, बहू की तो पहचान ही है नेगेटिव होना। ओह गॉड! धीरज, यहीं रुको। किरण, वही किरण होना जो बहू बनने से पहले भी मेरी बेटी जैसी थी। मेरी सहेली जिसे जन्म देने के 2 दिन बाद ही स्वर्ग सिधार गई थी। वही किरण जिसकी शुरुआत की पढ़ाई लिखाई मेरे ही मायके में हुई थी। मैं इस एहसान के तले दबी हूँ माँ। एहसान? माँ बाप बच्चों की परवरिश करते तो वो एहसान होता है। तुम अपने बच्चों की परवरिश कर रही हो तो वो एहसान है। आखिर इतनी कड़वाहट क्यों है तुम्हारे भीतर? पहले जब तुम बोलती थी तो ऐसा लगता था जुबान से शहद टपक रहा। मैंने ये सब वही मिठास याद दिलाने के लिए कहा था बहू, एहसान जताने के लिए नहीं। अगर किए हुए को कह दिया जाए तो वो एहसान ही होता है माँ। किरण! मां ने ये सब एहसान जताने के लिए नहीं कहा, मर चुके जज्बात को जिंदा करने के लिए कहा है। तो ठीक है, अब मेरे जज्बात जिंदा हो चुके हैं। तुम अपने जज्बात की बताओ। ओह गॉड! दिल को मारकर कोई जज्बात जिंदा नहीं होते बहू। घर की दीवारें भी आपस में जुड़ी होती,
तभी छट टिकती है। माँ के सामने थोड़ा चुप नहीं रह सकती? मैं भी तो चुप था। मैं तुम्हारी का हिपोक्रेट नहीं हूँ। तुम माँ के सामने चुप रहकर ये शो करते हो कि तुम दूध के धुले हो। मैं ही गुनहगार हूँ। ऐसा नहीं है किरण। मैं एक बार माँ से सॉरी बोल चुका हूँ। मैं उनके दुख को नहीं बढ़ाना चाहता। क्या दुख है उनको? बताओ जरा। उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि मैं उनके लिए एक तीसरे बच्चे को जन्म दूं। ये कैसे नॉर्मल इच्छा है उनकी? यार ये तो सालों पहले की बात है। माँ को कब का इस बात का एहसास हो चुका है कि उनकी ये इच्छा वाजिब नहीं है। उन्हें सिर्फ इस बात का मलाल है कि हमने उनसे क्यों नहीं शेयर किया। शेयर करने से क्या हो जाता? होता वही जो हुआ। घर के बुजुर्गों को अहमियत दी जाए तो क्या बुरा है? उनको इज्जत दी जाए तो क्या बुरा है? और अगर घर के छोटों को इज्जत दी जाए तो क्या बुरा है? उनकी भी रेपुटेशन का ख्याल रखा जाए तो क्या बुरा है? किरण समझने की कोशिश करो। अपने बच्चों से कुछ उम्मीद रखना उनकी बेइज्जती होती है। इससे उनकी रेपुटेशन खराब हो जाती है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तुम अच्छी तरह समझते हो। और इतनी घटिया सोच तुम्हारी हो सकती है, मेरी नहीं। बाहर से सुनने को मिलता है कितनी इज्जत हो रही है बेटी जैसी बहू की। बाहर से सुनी हुई बातें पूरी तरीके से गलत होती हैं किरण। माँ ने कभी तुमसे कुछ कहा? मुझ में ऐसी बात होती तो कहती ना। मुझ पर बस नहीं चल रहा तो बच्चों को मुझसे दूर किया जा रहा है। ओह गॉड! पता नहीं आप लोगों का क्या सोचना है, पर मेरा अपना मानना यह है कि पति पत्नी में झगड़ा तभी होता है जब एक सही और दूसरा गलत होता है, या दोनों की गलतियां और कमजोरियां अलग अलग हैं। लेकिन गलतियां और कमजोरियां कॉमन होने पर तो पति पत्नी में जबरदस्त प्यार होना चाहिए। चलिए प्यार हो पाना मुश्किल हो तो कम से कम झगड़ा तो नहीं ही होना चाहिए। धीरज और किरण एक दूसरे से लड़ते झगड़ते, एक दूसरे की कमजोरियों को मजबूत करते करते इन्होंने अपनी जिंदगी के 2 साल कब बिता दिए इन्हें पता ही नहीं चला। हाँ, इन 2 सालों में एक सुखद संयोग जरूर हुआ। अंजू और संजू अपने पहले ही प्रयास में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई में सेलेक्ट हो गए। संजू 15 दिन पहले इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए चला गया है। अंजू अभी 1 घंटे पहले लखनऊ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गई है। धीरज उसे छोड़ने गया है, 2-3 दिन में छोड़कर वापस आ जाएगा। किरण भी गई है उसे स्टेशन तक सी ऑफ करने। अब जाना तो मधु जी भी चाहती थी, लेकिन जा नहीं पाई। बच्चों के जाने के बाद उनकी दुनिया लगभग वीरान सी हो गई है। हालांकि उनके पास अपने खिलौनों की बारात है, लेकिन खिलौने बोलते तो नहीं है। उनके बोलने वाले दोनों खिलौने तो चले गए। मधु जी इस वीरानी से लड़ने के लिए तैयार कर रही हैं, खुद को संगीत में डुबो कर। बड़ी जल्दी लौट आए।
गाड़ी बिफोर छूट गई क्या? जी नहीं, मैं गाड़ी छूटने से पहले ही चली आई। क्यों? ये बातें छोड़िए माँ, आप मुझे ये बताइए, आपने मेरी इतनी बेइज्जती क्यों की? ऐसा तमाशा किया कि आस पड़ोस के सारे लोग खिड़कियों से झांक रहे थे। ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने बहू? मैं सिर्फ अंजू को छोड़ने स्टेशन तक आना चाहती थी। तुमने कह दिया गाड़ी में जगह नहीं, आपका स्टेशन तक आना जरूरी भी नहीं। तो ठीक ही तो कहा था माँ, कपूर साहब की बेटी को भी साथ ले जाना था। और माँ, आप तो जानती है ना, बच्चों के एडमिशन के लिए कपूर साहब ने कितना फाइनेंशियली हेल्प किया है। तो इतने बड़े आदमी अपनी गाड़ी से भी तो छोड़ने जा सकते थे। गाड़ी में जगह नहीं है ये तो मुझसे कहती, उनकी गाड़ी खराब थी तो क्या वो टैक्सी करके छोड़ने नहीं जा सकते? ये मैं उनसे नहीं पूछ सकती थी। उन्होंने हमसे कहा तो हमें उसे अपने साथ ले ही जाना था। और माँ, जब संजू गया था तो आपको साथ ले गए थे ना? अरे तो ठीक है ना, कहाँ गई मैं छोड़ने अंजू को? मैं कहती हूँ आप टैक्सी वाले के सामने गिड़गिड़ाई क्यों? बेटा, ये लोग तो समझ नहीं रहे, मेरी गुड़िया जा रही, मेरा खिलौना जा रहा, सामान सारा ऊपर रख दो, जगह बना दो। और फिर अंजू को भी इमोशनल कर दिया। मेरी गुड़िया, मेरा खिलौना, लेटर लिखेगी या नहीं दादी को? ट्रेन में बैठने तक अंजू रोती रही है। और वो टैक्सी वाला वो मुझसे कह रहा था, मैम, आपने माँ जी के साथ गलत किया, आपको हमको लेते आना चाहिए था। दो कोई तो टैक्सी वाला मुझे नसीहत दे रहा था। बेटा, तुम मेरी जगह होती तो मेरा दर्द समझ पाती। तुम समझ पाती कि बच्चे खिलौनों की तरह प्यारे होते हैं। आपके खिलौनों ने मेरी जिंदगी को खिलौना बना दिया है। पागल कर दिया है मुझे। बस अब नहीं रहेंगे खिलौने यहाँ, या तो मैं रहूंगी या ये खिलौने रहेंगे। नहीं, बहुत हुआ। नहीं बस, छोड़िए। एक बात मैं अब जब आपके सामने आऊंगा तो सूत्रधार के रूप में नहीं, किसी किरदार के रूप में।
समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो गया? तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो। छुपाने से मुझे क्या मिल जाएगा? ये जो हुआ है वो संजू और अंजू के ओवर अफेक्शन की वजह से हुआ है। गलत, कोई ओवर अफेक्शन नहीं है। हर बुजुर्ग अपने पोते पोती को इतना ही प्यार करता है। किरण, हम लोगों को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि अगर ओवर अफेक्शन है भी तो वो हम लोगों की वजह से है। लेकिन तुम तो बता रही थी कि टैक्सी जाने से पहले माँ घर के भीतर आ गई थी और जब तुम आई हो घर तो माँ भजन गा रही थी। तो इसका मतलब है कि माँ अंजू संजू की जाने पे से बहुत परेशान नहीं थी, और अगर थी भी तो उन्होंने खुद को नॉर्मल कर लिया था। बेहोश तो वो तुम्हारे खिलौने तोड़ने की वजह से हुई थी। अभी तुमने यही बताया। हाँ, वो मेरे खिलौने तोड़ने की ही वजह से बेहोश हुई, क्योंकि वो एब्नॉर्मलिटी में जीती है। खिलौनों के साथ उनका ऐसा लगा एब्नॉर्मलिटी ही है। और खिलौने तोड़ना तुम्हारी एब्नॉर्मलिटी है। क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। बुआ जी कहाँ? माँ की थोड़ी तबीयत खराब है, आराम कर रही है। थोड़ी तबीयत खराब होने पर टेलीग्राम कर दिया आपने? नहीं, डॉक्टर ने कहा कि माँ जी से जो ज्यादा घुला मिला हो तो उसे बुला लीजिए। अब बच्चे तो अभी बाहर गए हैं, तो बुला नहीं सकते थे, इसलिए किरण ने तुम्हें टेलीग्राम। मैं जरा बुआ जी से मिल लेता हूँ। अब मुरारी, माँ अभी सो रही है, डॉक्टर अभी चेकअप के लिए आए। भैया मुझे साफ साफ बताइए आखिर हुआ क्या है? देखो मुरारी, माँ को मेंटल शॉक लगा है। हाँ? जिसकी वजह से उनकी याददाश्त चली गई। ऐसा क्या हो गया कि उसको मेंटल शॉक लग गया? देखो मुरारी, जब मैं संजू का बीएचयू में एडमिशन कराने गया था तब तो वहाँ ही थी स्टेशन तक छोड़ने, लेकिन जब इस बार अंजू का एडमिशन लखनऊ कराने गया तो मैं स्टेशन तक नहीं आ पाता। तो इतनी सी बात तो उन्हें मेंटल शॉक लग गया और याददाश्त चली गई। तुम तो जानते हो ना माँ कितना इमोशनल है। उससे ज्यादा आप उन्हें जानती है भाभी। आप तो बचपन से जानती है उन्हें। बताइए, जानती है या नहीं? जानती क्यों नहीं? तो फिर आप उन्हें स्टेशन क्यों नहीं ले गई? अंजू की सहेली को भी साथ ले जाना था, दोनों का लगेज था, इसलिए टैक्सी में चढ़कर नहीं हो पा रही थी। तो आप घर पर रह जाती। ये कैसे हो सकता था मुरारी? अब टैक्सी से गाड़ी तक सामान ले जाने में और फिर गाड़ी में चढ़ाने में किरण ही हेल्प कर सकती, बात तो नहीं कर सकती ना। फिर बात की तो दिक्कत ही होगी। वो दिक्कत क्या मेंटल शॉक से बड़ी होती? ये किसको पता था इतनी सी बात में उनको मेंटल शॉक लग जाएगा? यही तो मैं कह रहा हूँ भाभी। बुआ जी जैसी जीवन वाली महिला को इतनी सी बात में मेंटल शॉक कैसे लग गया? बताइए, क्या छिपा रहे हैं आप उससे? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम सीबीआई जांच करने आए हो? पुलिस हो? हमें जेल भिजवाओगे? किरण, कैसी बात कर रही है? जरूर कुछ ऐसा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। लगता है डॉक्टर साहब आ गए। आप मिसेस किरण?
प्लीज बैठिए। ये मेरे हस्बैंड धीरज, और ये मेरे भाई पुरानी है। जी जी नहीं से डॉक्टर सिंह ने मुझे आपके बारे में बताया था कि आप आने वाले हैं। कब आए आप? जी बस थोड़ी देर पहले। अच्छा अच्छा। देखिए डॉक्टर सिंह को अचानक कलकत्ता जाना पड़ा तो उन्होंने टेस्ट मुझे सौंप दिया है। ये लेटर दिया है आपके लिए, आप पढ़ लीजिए और आप चाहे तो कंफर्म करने के लिए उन्हें फ़ोन भी कर सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, इसमें कंफर्म करने वाली क्या बात। थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए डॉक्टर साहब। उन्होंने आप जैसे काबिल डॉक्टर को एक केस सौंपा और आपने एक्सेप्ट किया। बिल्कुल। अरे मैडम वो मेरे सीनियर हैं, अब मैं उनकी बात को भला कैसे टाल सकता है। जी पेशेंट को देख लें। डॉक्टर साहब माँ तो अभी सो रही है। अच्छा अच्छा तो वो ठीक है, बात नहीं करेंगे लेकिन देख लेते हैं। वैसे कितने घंटे सोती हैं? पहले 2 दिन तो 1 सेकंड भी नहीं सो पाई और अभी अक्सर जाग जाती हैं। आइए डॉक्टर साहब। डॉक्टर का काम है मरीज का इलाज करना, मरीज को ऊपर वाले के हाथ में है। पता नहीं मुझे क्यों लगा कि मैम का इलाज शुरू करने से पहले मैं ऊपर वाले को याद करूं। अच्छा, मुझे डॉक्टर सिंह ने बताया था कि मैम स्कूल टीचर नहीं है, शायद इसीलिए मुझे ऐसा कुछ हुआ। मैं जैसे ही कमरे में आया मुझे स्कूल के दिनों की प्रार्थना याद आ गई। आई थिंक आप सबने वो प्रार्थना सुनी होगी, महाशक्ति हमें तो दया दे। मेरे ख्याल से सभी ने गाई जी, तो क्यों ना हम सब लोग मिलकर मैम के लिए प्रार्थना गा दें, क्योंकि हो सकता है प्रार्थना सुनकर मैम जाग जाएं और मुझे ये भी पता लग जाए कि जो दवाएं मैम को दी गई हैं उनसे कितना फायदा होगा। तो आइए ना एक बार सब लोग मिलकर गाते हैं प्लीज। वो शक्ति हमें तो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वो शक्ति हमें तो दया निधे, कर्तव्य मार्ग। करने बैठो, पढ़ाई कर ली तुम लोगों ने, प्रार्थना ही करते रहोगे, पढ़ोगे नहीं। देखा देखा डॉक्टर साहब, इनको अंजू और संजू के जाने की वजह से मेंटल शॉक लगा है, लेकिन ये लोग मेरी बात ही नहीं सुनते। डॉक्टर सिंह ने मुझे बताया था कि आपने मुझसे ऐसा कहा है। जी देखिए, हमारा काम है मरीज का इलाज करना,
हाँ, ये बात और है कि कारण का पता जितनी जल्दी लग जाएगा, इलाज उतनी जल्दी सही दिशा में शुरू हो सकता है। कारण तो साफ पता चला है डॉक्टर साहब, बस इसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। धीरज, माँ, धीरज, माँ, देखो कोई औरत आ रही है मुझे मारने। कोई नहीं आ रही। मुझे लगता है ये किसी ऐसी औरत के खौफ से शॉक लगा है। जरूर आप लोगों की एब्सेंस में कोई ना कोई औरत इनसे मिलती रही और लगातार किसी न किसी बात के लिए इन्हें थ्रेट देती रही। और इस तरह की बातें आप लोगों से शेयर नहीं कर पाते। सब ऐसी बात नहीं है। हमारी एब्सेंस में ऐसी कोई भी औरत वहाँ से नहीं मिलती। लेकिन इन्होंने तो भी ऐसे ही कहा। इसी काफी है। डॉक्टर साहब, याददाश्त तो चली ही गई है, ऐसे ही नींद बरकरार रही है। जी, तो ये कंफर्म हो गया कि किसी औरत की थ्रेटनिंग की वजह से इन्हें शॉक नहीं लगा। जी बिल्कुल। देखिए, ये मानना भी मुश्किल है कि बच्चों के जाने की वजह से इन्हें शॉक लगा। देखिए, कई बार क्या होता है कि याददाश्त चले जाने के बाद आदमी के सबकॉन्शियस माइंड और एपिरेंट बातों में हमेशा कोई लिंक नहीं करता। वैसे जागने का समय क्या है? कभी भी जाग जाती है। जागती हैं तो आपसे कोई बात हो पाती? बात करती है मगर कुछ पहचान नहीं पाती। अभी कल ही कह रही थी, विमला जब तक मेरी तबीयत ठीक ना हो जाए तुम अपने घर मत जाना। विमला कौन? एक मेड थी हमारी। और मैं तो आज ही लखनऊ से आया हूँ, अज्जू का एडमिशन कराने गया था। जब मैं आया तो वहाँ जा नहीं, मैंने प्रणाम किया तो बोली जीते रहो, तुम्हें मेरी तबीयत के बारे में पता चल गया, कितने दिन की छुट्टी लेकर आए हो। मुरारी जी, आपसे कोई बातचीत हुई? जी नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो अभी इस कमरे में आया। अच्छा, आप लोग चाहिए, मैं जरा मुरारी जी से बात करूँ। नहीं, मैं आप लोगों से वो तो आज ही लखनऊ से लौटे हैं। लो बताओ, मेरी इतनी तबीयत खराब है और वो लखनऊ घूम रहा है। नहीं, वो लखनऊ घूमने थोड़ी गए थे, वो तो आपकी पोती अंजू का एडमिशन कराने गए थे। डॉक्टर साहब, मुझे याद आ गया, जब धीरज और किरण अंजू को छोड़ने स्टेशन गए थे ना, उसी के कुछ देर बाद एक चुड़ैल मेरे घर में घुस आई थी। उसने मेरे सारे खिलौने तोड़ दिए, मेरे प्यारे खिलौने, मेरे सारे खिलौने उसने तोड़ दिए। उसने मेरे सारे खिलौने तोड़ दिए, मेरे प्यारे खिलौने। कोई नहीं है, जिसने आपके इंजेक्शन देने के बाद मधु जी को बहुत अच्छी नींद आ गई।
से अलग अलग बातचीत। धीरज जी और किरण जी से मैंने उनकी लाइफस्टाइल, उनका रूटीन, उनका पैटर्न, उनके एम्बिशंस के बारे में बहुत हद तक जानकारी ली। उनके मधु जी के साथ रिश्तों के बारे में भी मैंने सब पता कर लिया। इससे मधु जी का इलाज करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। हालांकि ये सिजोफ्रेनिया और डिप्रेशन का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था, जिसकी जड़ें बहुत गहरी। करीब एक हफ्ता बीत चुका था। धीरज जी और किरण जी अपने काम पर जाने लगे थे। हालांकि मुरारी जी की तीमारदारी से मधु जी को फिजिकली बहुत आराम मिला, लेकिन किरण जी की बातों ने और व्यवहार ने मुझे बड़ी उलझन में डाल रखा था। वो तीसरे दिन से ही मुझसे पूछने लगी थी कि डॉक्टर साहब, माँ कब तक ठीक हो जाएंगी? मैंने उनसे कहा कि मैडम, मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, कोई ज्योतिषी नहीं। और कल तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप डॉक्टर सिंह को फोन कर दीजिए, अगर आपकी दवाओं से फायदा नहीं हो रहा है तो वो कोई और डॉक्टर भेज देंगे। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं ये केस किसी और के हाथ में जाने ही नहीं दूंगा जब तक कि मधु जी की याददाश्त वापस नहीं आ जाए। अभी एक मिनट, मुझे आपसे बात करनी है। जल्दी करो, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। आज तो संडे है। कॉलेज की इंपॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए अक्सर संडे का ही टाइम निकलता है। ओह अच्छा, भैया कहाँ है? अब सब कुछ तो जानते ही हो। किसी फॉर्म का अकाउंट देखते हैं संडे को, ऐसे ही खर्च चल पाता है। उधर माँ के इलाज का अलग से बर्डन, तो ये सब तो करना ही होगा। हाँ भाभी, स्थिति विकट है, लेकिन अच्छी बात है कि आप लोग अपनी कमजोरियों को समझ रहे हैं और उन्हें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी कमजोरियों को? मेरी कमजोरी क्या है? मैंने जो किया वो अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए किया। चलिए छोड़िए इन बातों। मैं केवल इतना कह रहा था कि मैं ज्यादा दिन रुक नहीं पाऊंगा। मेरा काम भी प्राइवेट ही है, नहीं जाऊंगा तो नुकसान होगा। तो तुम्हें आते ही बताना चाहिए था। आते ही बताने का मौका था। साफ साफ कहो, कहना क्या चाहते हो? अभी मैं केवल इतना कह रहा था कि यहाँ पर भैया दोनों बिजी रहते हैं। ऐसे में बुआ जी की देखभाल ठीक से नहीं हो पाएगी। अगर डॉक्टर अलाउ करे तो मैं बुआ जी को नहीं ले जाऊँ। लोग भी ज्यादा हैं और देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी। What rubbish are you talking? वो लगातार डॉक्टर की सुपरविजन में है। वही तो मैं कह रहा हूँ भाभी कि अगर डॉक्टर अलाउ करे और फिर हो सकता है इलाहाबाद में कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए और इलाज कंटिन्यू हो जाए। अच्छा, ताकि अपने सोशल सर्कल में हमारी कायदे से बदनामी हो जाए। बेटे बहू के पास टाइम नहीं था बीमार माँ के इलाज के लिए, इसीलिए मायके भेजना पड़ा देखभाल करने के लिए। अभी आप चीजों को गलत ट्रैक पर क्यों ले जाती हैं? गलत ही सही, और होगा तो यही ना। और मैं तो हूँ ही गलत इंसान। मेरी गलतियों की वजह से पूरा घर बर्बाद हुआ। मैंने माँ के खिलौने तोड़े, इसलिए उन्हें शौक लगा। तुम, धीरज, उधर मामा जी सब यही मानते हो ना? क्यों? ऐसा है नहीं? तुम मान तो नहीं हो, अब क्या बात में डिक्लेयर कर दो? देखिए अभी अपनी गलती को ठंडे दिमाग से स्वीकार करना चाहिए। ये माना जाता है कि गलती स्वीकार की गई है। Thanks for your kind information. तुम्हें जाना है, चले जाओ। मैं आज ही विमला को बुला लूंगी। अब मैं अपने ऊपर और ये इल्जाम नहीं ले सकती। अभी मैं तुरंत नहीं जा रहा हूँ, अभी 3-4 दिन रह सकता हूँ, तब तक डॉक्टर साहब कुछ कंफर्म कर देंगे। हाँ, मुझे नहीं लगता ये डॉक्टर माँ का इलाज कर पाएंगे। ऐसे तो ना जाने कब तक चलता रहेगा। मैं आज ही डॉक्टर सिंह का नंबर लूंगी और उनसे बात करूंगी डॉक्टर चेंज करने के लिए। ऐसे तो ना जाने हमें कब तक दूसरों का सहारा लेना पड़े। मैं दूसरा नहीं हूँ भाभी, और अगर हूँ भी तो कोई एहसान नहीं कर रहा। वो मेरी बुआ जी है। I'm sorry, I have hurt you. लेकिन मैं अब अपने ऊपर और ये गिल्ट नहीं ले सकती। तुम्हें कल जाना हो, आज चले जाओ। मैं आज ही कॉलेज में लीव के लिए एप्लीकेशन दे दूंगी। फिर भले ही मुझे लीव विदाउट पे मिले, मैं तब तक घर में रहूंगी जब तक कोई और इंतजाम नहीं हो जाता। देखिए भाभी, इस तरह बोल के आप मेरे अंदर गिल्ट पैदा कर रही हैं। ये आप ठीक नहीं कर रही हैं। मैं तो बेसिकली हूँ भी बहुत गलत इंसान। मैं ये बात कैसे कर सकती हूँ? आगे से बात करने लगा।
जा रही थी, जाते जाते मुझसे कहने लगे कि डॉक्टर साहब शाम को आइएगा ज़रूर, आपसे कुछ बात करनी है। जब तक मैं उसे कुछ कहता तब तक उनको ऑटो चल दिया। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि आप ठीक से इलाज नहीं कर पा रहे। यही बात मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि किरण जी इतनी पेशेंट क्यों हैं। दरअसल उन्हें गुस्सा करने का बहाना चाहिए। गुस्सा उसकी टॉनिक का काम करता है। मुरारी जी, गुस्से में आदमी काम जरूर तेजी से करता है, लेकिन गुस्सा टॉनिक नहीं, जहर है। लेकिन कई बार सपनों की दुनिया और हकीकत के बीच में जब फासला लंबा हो जाता है तो निगेटिविटी आदमी के स्वभाव में आ जाती है। और अगर सपनों तक पहुंचने के लिए आदमी गलत रास्ता ही इख्तियार कर ले तो ये स्वभाव बीमारी में बदल जाता है। वैसे बात क्या होती है? कुछ नहीं, मैंने उनसे कहा कि अगर डॉक्टर साहब अलाउ करें तो मैं बुआ जी को नहीं ले जाऊँ। वहाँ अगर डॉक्टर मिल जाता है तो इलाज कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फिर क्या कहा उन्होंने? बिगड़ पड़ी, बोली मैं डॉक्टर ही बदल दूंगी, तुम आज ही जा सकते हो, माँ जी को नहीं भेजूंगी, मैं अपने ऊपर और इल्जाम नहीं ले सकती, वगैरह वगैरह। तो बात इस मोड़ पर आ चुकी है। किस मोड़ पर? बहुत जल्दी आपको पता लगेगा। चलिए मधु जी से मिलते हैं। जी सही। अरे वाह मैडम, आप तो बिल्कुल ठीक हो गई, हारमोनियम बजा रही हैं। तबीयत ठीक ना होने की वजह से इतने दिन स्कूल आ ही नहीं पाई। आज आई हूँ तो बच्चे मेरे क्लास में आ ही नहीं रहे। आते तो उनको सारे गामा का अभ्यास करा देती। आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, है ना? हाँ, बहुत प्यार करती थी। मगर आपने कैसे जाना? बैठे थे, आप बीमार हैं, कई दिनों से घर पर ही हैं, और मैं आपका इलाज कर रहा हूँ। आप बातें करते करते अचानक ख्यालों की दुनिया में चली गई और आपने अपने कमरे को म्यूजिक रूम समझ लिया और आप वहाँ खड़ी थी जहाँ हारमोनियम रखा है। तुम लोग कौन? मैं डॉक्टर हूँ और ये आपके भतीजे हैं मुरारी जी। ये यहाँ क्यों आए हैं? बुआ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो हालचाल लेने आया हूँ। मैं तुम्हारी बुआ हूँ? जी। पर मुझे हुआ क्या है ये तो बताएगा कोई? कुछ नहीं, आप गिर गई थी तो आपके सर पे जरा सी चोट लग गई, आप चीजों को भूलने लगी हैं, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है। आपको धीरे धीरे सब याद आ रहा है। कैसे? इलाज से। अच्छा, तो इसका मतलब तुम अच्छे डॉक्टर हो। देखिए, सिर्फ इलाज से सब कुछ नहीं होता है, मरीज की अच्छी देखभाल भी बहुत जरूरी होती है। आपका बेटा, आपकी बहू और ये मुरारी जी, ये सब लोग आपकी बहुत अच्छी देखभाल कर रहे हैं। ये तो आज ही आया है, इसकी देखभाल से कैसे ठीक हो गई? बुआ जी, मुझे आए 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है। 1 हफ्ता? तो क्या तू जनवरी के हफ्ते में आ गया था? नहीं, जनवरी तो महीना होता है। तो हफ्ता क्या होता है? हफ्ते का कोई नाम नहीं होता, हफ्ते में सिर्फ दिन होते हैं। 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अरे तो दिन का तो कोई नाम होगा। ये किस दिन आया ये बता। मैं मंगलवार के दिन आया था बुआ जी। मंगलवार समझ रही है ना? मंगलवार? हाँ हाँ, एक मंगलवार होता है। उसके बाद क्या आता है? एक बुधवार होता है और एक इतवार होता है और एक मईवार मईवार नहीं होता। क्या होता है फिर? मई तो कुछ और होता है ना। मई महीना मई महीना होता है। हाँ, मई तो महीना होता है। देखिए, आपको सब कुछ याद आ रहा है। हाँ, तो चाय वगैरह पी? दिन
विमला, ओ विमला। बुआ जी, विमला चौका निपटा के हमें चाय पिला के चली गई है। अच्छा, एक बात बता, यहाँ कुछ और लोग भी तो रहते थे, उनका नाम नहीं याद आ रहा। और लोग कौन? आपका बेटा और आपकी बहू ही तो रहते हैं, किरण जी। किरण जी, किरण? हाँ, किरण के नहीं रहने आ गई है? किरण तो हमेशा से यही रहती है। यहाँ कुछ बच्चे भी तो रहते थे, उनका भी कुछ, वो कहाँ चले गए? आपका पोता और आपकी पोती वो लोग कॉलेज की पढ़ाई करने गए हैं। मुझे ना उनका नाम याद है, ना चेहरा। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, धीरे धीरे आपको सब याद आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल परेशान मत होइए। मुरारी जी, सुबह वाली दवा दे दी क्या? जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपको भूख वगैरह तो लगती है ना? मैं तो बचपन से ही खूब खाती पीती हूँ, लेकिन अब बस अपनी बातें बंद करो और जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है बुआ जी, आप आराम से सोइए, हम लोग बैठक में जाके बात करते हैं, ठीक है? ठीक है। मुझे लगता है कि मधु जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, उन्हें सब कुछ याद आ जाएगा। अच्छा सुनिए, आप एक बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर भाभी का नेचर ऐसा नहीं होता तो ये हादसा ही ना होता। गलत। जो हुआ है उसके लिए सिर्फ किरण जिम्मेदार नहीं, उसमें बराबर की हिस्सेदारी धीरज जी की भी है। दरअसल धीरज और किरण की लाइफस्टाइल, डेली रूटीन, उनका पैटर्न, उनके एम्बिशंस के बारे में मधु जी को सब कुछ पता लग गया। वो इन दोनों से बात करना चाहती थी, वो इन दोनों को कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन शायद वो हिम्मत नहीं जुटा पाई या उन्हें बात करने का मौका नहीं मिला। और यही सारी बातें सोच सोचकर वो धीरे धीरे अंदर अंदर घुलती रही और आज उनका ये हाल है। इसलिए आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि सिर्फ किरण जी जिम्मेदार है, बराबर की हिस्सेदारी इसमें धीरज जी की भी है। अरे भैया, अरे नमस्कार, क्या हाल चाल है? भाई बधाई हो, मधु जी की तबीयत बहुत तेजी से सुधर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन शाम को किरण जी के कहने पर मैं उनसे मिलने गया। उन्होंने मुझसे डॉक्टर सिंह का नंबर लिया और डॉक्टर सिंह से कहा कि डॉक्टर साहब, वहाँ को कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, डॉक्टर साहब दवाएं नहीं बदल रहे हैं, तो आप ऐसा करिए कि आप डॉक्टर बदल दीजिए। तो डॉक्टर सिंह ने किरण जी से कहा कि पेशेंट की जो रिपोर्ट मुझे मिल रही है वो बहुत ही अच्छी है, इसलिए डॉक्टर बदलने का तो सवाल ही नहीं। दरअसल मैंने डॉक्टर सिंह को किरण जी के बारे में सब कुछ बता दिया। मिसेस किरण को ये लगता था कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए अकेले उनको ही जिम्मेदार ठहराया, उन्हें ही इस बात का गिल्ट कराया। और धीरे धीरे किरण जी से बात करते हुए मैंने सब कुछ पता कर लिया कि किरण जी का अतीत उनके मन में गुबार के रूप में इकट्ठा हो रहा अभी तक सो रही हैं। मम्मी आप उसे जरूर कुछ छिपा रही हैं। जब से यहाँ आया हूँ दादी से बात नहीं हो पाई है। दशहरे की छुट्टियों में आना तो पूरे 10 दिन दादी से बात कर लेना। दशहरे में 3 दिन की छुट्टी होगी केवल। तो 3 दिन भी कम नहीं होते हैं बेटा। और सुनो, अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना, दोस्ती यारी के चक्कर में मत पड़ जाना। दोस्ती यारी कैसे हो पाएगी मम्मी?
अभी तक तो रैगिंग ही चल रही है। क्या? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? दिक्कत है मम्मी, और सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि 1 महीने से गर्दन नीचे करके चल रहा हूँ, अभी सीधी नहीं हो रही है। फोन भी तो गर्दन नीचे करके ही कर रहा हूँ। अरे ये तो बहुत गलत हो रहा है। अच्छा, मैं तुम्हारे पापा को भेजती हूँ वहाँ, वो एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत करेंगे। पापा के आने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? 150 लड़के लड़कियों की गर्दन टेढ़ी हुई है, केवल मेरी नहीं, किसी के भी पापा नहीं आ रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो बेटा। मम्मी, दादी चलेगी नहीं? नहीं। दादी से बात करने के लिए जितना बेचैन संजू था, उतनी ही बेचैन अंजू थी। वो हर इतवार को घर पर फोन करती थी। पापा, आप कब से यही कह रहे हैं? जब से यहाँ आई हूँ दादी से बात नहीं हो पाई है। जल्दी बुलाइए दादी को, या फिर बुलाई चाचा का नंबर दीजिए। बेटा, दादी नैनी में गांव के इलाके में है, वहाँ फोन बहुत कम लग पाता है। इतने दिनों से दादी वहाँ क्यों है पापा? बेटा, दादी 10 साल के बाद गई है ना, तो वहाँ के लोग उनके और रुकने की जिद करते जा रहे हैं। आप उन लोगों से कह दीजिए कि जिसको भी दादी से मिला हो हमारे यहाँ चले आए। बेवकूफ, इतने लोगों का रहना खाना पीना कैसे होगा? और अपनी मम्मी को तो तुम जानती ही हो। अभी देखो बेटा, बात है, दादी अगले हफ्ते आ जाएगी। ठीक है पापा, तब मैं संडे को दिन भर दादी से बातें करूंगी। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो, ये बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है और मेस में ठीक से खाना मिल रहा है? पापा, खाना तो बहुत बढ़िया मिल रहा है, लेकिन पढ़ाई ठीक से नहीं चल पा रही। तो आजकल क्या चल रहा है? रैगिंग चल रही है पापा, रैगिंग। ओह गॉड, बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं पापा, मेरी रूममेट का कजिन 3rd ईयर में है, इसलिए हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही और हम लोगों की कोई रैगिंग भी नहीं हो रही। गॉड। अच्छा बेटा देखो, मुझे अभी काम से जाना है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। टेक केयर। हेलो पापा, पापा, पापा। यही लोग कोई आया है? अरे बुआ, धीरज भैया है बाहर। धीरज? जी। वो तो लखनऊ गया है ना अंजू को छोड़ने। अंजू नहीं, संजू को छोड़ने, और बहुत दिन पहले वापस भी आ रहे हैं। हाँ। नमस्कार। कौन? मैं डॉक्टर। तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे? अरे मैं आपका पीछा कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो आपका इलाज कर रहा हूँ। क्या तुम्हारे साथ के डॉक्टर हैं? ये तो आपके बेटे हैं। हाँ, इसकी शक्ल हूबहू मेरे बेटे जैसी है। नहीं नहीं, ये आपके बेटे धीरज ही हैं। अच्छा, आज कौन सा वार है? आज इतवार है। वार का दिन काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों बोला? बाकी दिन स्कूल में
बच्चों की कितनी चहल पहल रहती है। इतवार के दिन घर का सूनापन खाने को दौड़ता है मुझे। सूनापन कैसा? आपके घर में इतने सारे बच्चे हैं। तुम उन बच्चों जैसे थोड़ी हो। वो तो पूरी खिलौनों की बारात जैसे मेरे म्यूजिक रूम में आते थे। तो किसी दिन उन बच्चों को आपके घर में बुला लेते हैं। वो घर में भी थे डॉक्टर। मेरे घर में भी खिलौनों की पूरी बारात थी। वो वहाँ बैठी रहती थी पूरी की पूरी बारात। अब तो लोग ही ठीक दिखाई देते। पता नहीं कहाँ गायब हो गए सबके सब। मैम, मैं जानता हूँ कि आप अपने खिलौनों को बहुत मिस करती हैं। आपके लिए मैं कुछ लेकर आया हूँ। ये देखिए, उठिए उठिए उठिए, ये देखिए क्या है। ये देखिए, ये देखिए, ये है गई मेरे खिलौनों की बारात। ये खिलौने किसने लगाए यहाँ पर? ये मुझे फिर से पागल कर देंगे। हटाओ हटाओ खिलौनों को यहाँ से। किरण, हाँ मेरे खिलौनों को यहाँ से। किरण हटाओ। किरण छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे। नहीं छोड़िए, मैं कहती हूँ छोड़िए जी, उसे मत फेंकिए, वो मैं हूँ अशफाक। कितने सालों बाद तुम्हें देख रही। तुम डॉक्टर हो गए, तुमने मेरा इलाज किया। जी मैं आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से ही हूँ। स्कूल में मेरा नाम कट जाने के बाद
प्रिंसिपल से लड़ झगड़कर अगर आपने मेरा एडमिशन नहीं कराया होता तो मैं टूट जाता ना, जिंदगी की अंधेरी गलियों में कहीं भटक जाता। लेकिन मैम उसके बाद फिर मुझे पढ़ाई का जुनून सवार हो गया। सेना में होने की वजह से पिताजी का ट्रांसफर लगातार यहाँ वहाँ होता रहा। लेकिन मैम मैं जहाँ भी गया पूरी मेहनत से अपनी पढ़ाई करता रहा। मैंने मेडिकल में टॉप किया मैंने, और मुझे अमेरिका से बहुत बड़ा ऑफर आ रहा था, लेकिन मैंने ठुकरा दिया क्योंकि आपने कहा था कि बेटा पढ़ लिख कर जो भी करना इस देश के लिए ही करना। आपकी बातों का, आपकी शिक्षाओं का उस पर बहुत गहरा असर था। मैं सरकारी डॉक्टर हो गया। अब मेरी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए मेरी तनख्वाह बहुत है। बचे हुए समय में मैं मानसिक रोगियों का इलाज करता हूँ। बिल्कुल फ्री। मैं कितना खुशनसीब हूँ कि जिस टीचर ने मुझे पढ़ाया, इस काबिल बनाया, आज मैं उनके काम आ सका। अपनी माँ जैसी टीचर के लिए उनके बेटे जैसा फर्ज निभा पाया। बेटे जैसा फर्ज निभा पाया। काश ये मेरा दूसरा बेटा शुरू से ही मेरे घर में होता तो मेरा घर भी इंसानों का घर बना रहता। दौलत के पीछे भागता पागलों का घर न बन जाता। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कहिए, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। नहीं बेटा, नहीं, अब मेरी तबीयत नहीं बिगड़ेगी। आज मैं अपने आप को जितना सशक्त महसूस कर रही हूँ उतना पहले कभी नहीं किया। बस एक बात मेरे दिल में कौंध रही है बेटा, तुम मेरी सगी औलाद नहीं, फिर भी तुमने मेरी शिक्षाओं को अपनी जिंदगी में उतारा। धीरज, उसको क्या हो गया? उसने क्या किया? नहीं, धीरज जी और किरण जी अपनी सोच पर बहुत पछता रहे हैं। नहीं बेटा, मुझे किरण से कोई शिकायत नहीं। किरण शुरू में जरूर कुछ साल मेरे घर में पढ़ी लिखी, मगर इसके अलावा भी तो उसके कुछ संस्कार रहे होंगे, सोच रही होगी, सपने रहे होंगे। पर धीरज, उसने तो मेरी कोख से जन्म लिया था। उसने क्या किया? और ये मुरारी कहां से दौड़ा चला आता है मेरी खबर लेने। चाहता तो ये भी दौलत के पीछे भाग सकता था, लेकिन नहीं, ये अपनी जमीन पर अपने मकान में गरीबों के लिए काम करता है, उसी से 2 रोटी कमा लेता है और खुश। मगर धीरज, ये किस रास्ते पर चल पड़ा? और बेटा, किरण से मुझे कुछ भी कहने का हक तब होता जब मेरा अपना धीरज ठीक होता। जब मेरी औलाद ही ऐसी निकल गई तो पराई संतान से क्या? ये संतान होने की बात है, अच्छा इंसान होने की बात है। अच्छा इंसान ही अच्छी संतान हो सकता है। और अगर इंसान अच्छा हो
चक्कर खा रही है माँ, बहुत गर्द और धुंध फैली है माँ। माँ, माँ, मैं सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ माँ। माँ, मैं चाहती हूँ मेरी आकाश चली जाए। डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसा इलाज नहीं होता जिससे मेरी आत्मा चली जाए? आपके शुभागमन के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।